नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माथी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में टनकपुर चंपावत में आयोजित राफ्टिंग डेमो स्पोर्ट प्रतियोगिता का समापन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए विजेता प्रतिभागियों को मेडल प्रदान किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त कर अपना बेहतर स्थान बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना बेहद गौरव और सौभाग्य की बात है। इस प्रतियोगिता में शारदा नदी में रात्रिकाल में प्रथम बार रिवर राफ्टिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये उपलब्धि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है और ये राज्य के खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, पहली बार राफ्टिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और मुख्यमंत्री धामी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि रिवर राफ्टिंग को और क्या सरकार किस तरह से बढ़ावा देगी? जी, अगर बात करें इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इसमें खुशी नजर चेहरा देखने को मिला है, क्योंकि ये केवल चंपावत उसमें साथ दुर्ग में पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसको चंपावत पहुंचे थे। जहां जहां खेल चल रहा है वहां पे मुख्यमंत्री धामी पहुंचकर वहां पे जो एक जीत हासिल होती है उत्तराखंड की, लगातार अगर मैच के बाद होता है, लगातार कल भी जो मैच हुई उसको उत्तराखंड जीत हासिल की थी वहां चंपावत में, जिसको देखते खुशी चेहरे में खुशी को देखने को मिला है। तो मुख्यमंत्री धामी का स्पष्ट कहना है खिलाड़ी को सबसे आगे यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अगर उत्तराखंड की बात बता दें, उत्तराखंड एक गौरव की दिशा देखने को मिला है। जिस प्रकार से जो खिलाड़ी के चेहरे में खुशी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे पहुंचकर जितने विजेता टीम है उनको मेडल देकर, गोल्ड मेडल देकर उनको सम्मानित भी किया गया है। अगर बात करें इससे पहले जो उधम सिंह नगर पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में शीतकाल यात्रा के लिए उत्तरकाशी के हर्षिल और मुखबा गांव जा सकते हैं। इसके लिए कई दिनों से प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री मोदी का 28 जनवरी को यानी राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के दौरान उत्तरकाशी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश तब कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। अब माना यह जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी जा सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहले मां गंगा के शीतकाल पड़ाव मुखबा गांव जा सकते हैं। इसके बाद हर्षिल घाटी में वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी कर सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि में यहाँ पर आने का प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से प्रस्तावित नहीं है। जैसे ही प्रस्तावित होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार जो उत्तराखंड की देवभूमि से उनका जो प्रेम झलकता है, वो लगातार जो यहाँ पर बजट स्वीकृत करते हैं, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए कार्य करते हैं, वह यह दर्शाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से एक विशेष लगाव है और जल्दी ये भी कार्यक्रम प्रस्तावित होगा। प्रस्तावित होते ही सूचना दे दी जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी अब फरवरी महीने में शीतकाल यात्रा के लिए उत्तरकाशी के हर्षिल और मुखबा गांव जा सकते हैं। इसके लिए कई दिनों से प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री मोदी का 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ के दौरान उत्तरकाशी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश तब ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। अब माना यह जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी जा सकते हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहले मां गंगा के शीतकाल पड़ाव यानी मुखबा गांव जा सकते हैं। इसके बाद हर्षिल घाटी में वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी कर सकते हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, प्रधानमंत्री मोदी का मुखबा और हर्षिल घाटी का दौरा उत्तरकाशी में प्रस्तावित माना जा रहा है, और ऐसे में क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जनता को कुछ तोहफे दे सकते हैं या किस तरह की तैयारियां हैं? पहली चीज तो वहां पर, और किस तरह क्या कुछ तोहफे दे सकते हैं, ये कुछ आकांक्षाएं जताई जा रही है प्रधानमंत्री से? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का जब दौरा होता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है पर्यटन को लेकर।
तो पर्यटन को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जो है पर्यटन को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा जोर रखते हैं कि उत्तराखंड में जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और किस तरीके से चार धाम यात्रा में जो अब जो है बहुत जल्दी चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर भी कुछ बातें होंगी और कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो चार धाम यात्रा में बेनिफिट होंगे, जो यहाँ से स्वरोजगार से जुड़ेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा ये रहती है, खुशी रहती है। जो चार धाम है या जो उत्तराखंड सरकार है उनको बहुत ज्यादा ये रहता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आई तो उत्तराखंड के लिए सबसे पहले तो चार धाम के लिए, और खास करके केदारनाथ जो ऐसी जगह है केदारनाथ में, तो वहाँ जो है खास उत्सव रहता है जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। वहां के लिए बहुत कुछ विकास कार्यों का विकास कार्यों में भाग लेते हैं कि विकास कार्य जितना हो सके। तो इस बार तो उत्तरकाशी के हरसिल की तरफ आने की संभावना है। तो गंगोत्री यमुनोत्री भी एक जो वहां का यात्रा का रूट है उसमें खासा फोकस रहेगा और वहां के विकास के लिए काफी फोकस माना जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। सैन्य धाम का निर्माण देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने शहीदों के नाम की पट्टिका को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शुरू से ही उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जबकि कुछ के लिए समय अधिकारियों द्वारा मांगा गया है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। सैन्य धाम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं लगातार डे 1 से इसकी मॉनिटरिंग खुद पर्सनल कर करता हूँ। ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है और आज जो इस सैन्य धाम का मुख्य आकर्षण है, हमारे वीर जवान, वो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी जो स्मृति पट्टिकाएं हैं। तो जब मैं इस दीवार का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे उसमें समानता नहीं दिखाई दी और मैंने अधिकारी से कहा कि जल्दी इसको ठीक करें। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, क्या लगता है ये सैन्य धाम आखिर कब तक बन के पूर्ण होगा? देखिए, मैं बात करूं सैन्य धाम की, उत्तराखंड एक सैनिक प्रदेश है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में सैनिक फौज में है, कुछ आईटीबीपी में है, कुछ आर्मी में है, कुछ तो सैन्य धाम एक उत्तराखंड का 5वां धाम माना जा रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में पहले 4 धाम थे, अब एक 5वां धाम सैन्य धाम माना जा रहा है, जो कि एक प्रदेश और केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के लिए। तो उसको लेकर लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं और वो मसूरी विधायक भी हैं, तो उन दोनों चीज और उनके क्षेत्र में बन रहा है सैन्य धाम, क्योंकि वहां के जो है विधायक भी वही है और सैनिक कल्याण मंत्री वही है। तो वो लगातार वहां का निरीक्षण करते हैं, लगातार कभी सीएम भी निरीक्षण करने जाते हैं और वहां जो कमियां दिखती हैं उनको सुधार करने की कोशिश करते हैं। और जल्द अब पूरा होने वाला है, लगभग काम हो चुका है। अब हल्की फुल्की जो कमियां हैं उनको पूरी करने हैं और जल्द ही उनका लोकार्पण होगा। लेकिन उनका सीधा कहना है कि अगर कोई भी कमी देखने को मिलती है तो उसकी जिम्मेवारी उस प्रशासन की होगी, जो अधिकारी की होगी, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जो कोई कमियां नजर आएंगी। और अगर कोई कमियां ठीक नहीं होती है तो उन अधिकारियों की खैर नहीं, और जल्द ही पूरा होगा और उत्तराखंड को एक 5वां धाम मिलेगा। जी सतीश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। खबर पौड़ी से है, जहां नवनियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी जीत के बाद पहली बार क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। हिमानी नेगी ने वार्ड नंबर 9 व 11 का दौरा किया। भ्रमण के दौरान अध्यक्ष ने क्षेत्र के स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान स्थानीय जनता रास्ते में जल भराव की समस्या, पोलों की लाइट सहित अन्य समस्याएं लोगों ने साझा की।
अध्यक्ष हिमानी नेगी ने स्थानीय जनता को समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने के आश्वासन दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह हर वार्ड में जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगी और उनका निस्तारण भी तत्काल किया जाएगा। मेरा सबसे पहले मैंने वार्ड नंबर 11 का भ्रमण किया था, तो वहाँ पे भी ज्यादातर जो मूलभूत समस्याएं हैं वही आ रही हैं। सफाई है, आपका रोशनी है, स्ट्रीट लाइट्स की, और पानी की प्रॉब्लम है, रास्ते की भी है। मेनली तो स्ट्रीट लाइट्स की हो रही है। कई जगह पे स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं, या हैं तो वो फ्लक्चुएट कर रही हैं वोल्टेज के फ्लक्चुएशन की वजह से। तो लाइनमैन्स और जेई साहब वगैरह 3-4 जो हमारे कर्मचारी हैं वो साथ में चल रहे हैं। वो साथ साथ ही जहाँ तक हो सकता है ऑन द स्पॉट जिस चीज़ का हो पा रहा है उसका निस्तारण वहीं पर हो जा रहा है। बाकी उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि जितने कम समय में हो सकता है उस चीज़ को हम करवाएं। पौड़ी में नवनियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी जीत के बाद अब पहली बार क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है। वहीं हिमानी नेगी ने वार्ड नंबर 9 व 11 का दौरा किया है। भ्रमण के दौरान अध्यक्ष ने क्षेत्र के स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी है और इस दौरान स्थानीय जनता को रास्ते में जल भराव की समस्या, पोलों की लाइट सहित अन्य समस्याओं से अवगत हुई हैं वो। और अध्यक्ष हिमानी नेगी ने स्थानीय जनता को समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह हर वार्ड में जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगी और उनका निस्तारण भी करेंगी। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 18 फरवरी से देहरादून विधानसभा में आहूत किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र को देहरादून विधानसभा में कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र आहूत किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार गैरसैंण में सत्र आहूत करने को लेकर बहानेबाजी कर रही है। इस पर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि गैरसैंण के विकास को लेकर भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में घोटाले किए गए हैं। बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत से सत्र भी आहूत होते रहे हैं। अभी विधानसभा के डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है, इसलिए वहां पर सत्र आहूत नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 18 फरवरी से देहरादून विधानसभा में आहूत किया गया है। वहीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर देहरादून विधानसभा में कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने अब सवाल उठा दिए हैं और कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र आहूत किया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी सरकार गैरसैंण में सत्र आहूत करने को लेकर अब बहानेबाजी कर रही है। इस पर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि गैरसैंण के विकास को लेकर भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में घोटाले हुए हैं और बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत से सत्र भी आहूत होते रहे हैं। वहीं अभी विधानसभा के डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है, इसलिए वहां पर सत्र आहूत नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के बजाय मक्का की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत जिला प्रशासन किसानों को मक्का, गन्ना और अन्य फसलों की बुआई के लिए जागरूक और प्रेरित करने के लिए विभिन्न विकास खंडों में गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। जिलाधिकारी भदौरिया ने बताया कि ग्रीष्मकालीन धान की खेती से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए मक्का की खेती एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि मक्का की खेती से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इस पहल के तहत जिला प्रशासन ने विभिन्न विकास खंडों में गोष्ठियों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इन गोष्ठियों में किसानों को खासा फायदा होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रीष्मकालीन धान जो है हमारा क्षेत्र जो है वो सूखा क्षेत्र है। तो ग्रीष्मकालीन धान पे इस बार हम लोग उसको हतोत्साहित कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो उसके वैकल्पिक ये हैं उनको किया जाए।
वैकल्पिक पैदावार की जाए। उसमें कई सारी चीज़ें थी, जिसमें मक्का, उड़द और अन्य दलहन तिलहन की बात की गई थी। उसी क्रम में आज जिन किसान भाइयों ने हमारे यहाँ आवेदन किया है, उनके हम लोगों ने खेतों का आज भ्रमण किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिलाक जो क्षेत्र है उसमें कुछ जगह दलदली क्षेत्र है, तो उसको हम लोगों ने देखा है आज। और जो हमारे किसान भाई थे उनसे अपील की गई है कि ऐसी क्षेत्रों में भी आप प्रयास करें कि धान की जगह पे आप जो वैकल्पिक फसलें हैं, जो पानी का दोहन कम करती हैं और जिनमें आपकी आमदनी अच्छी है, उस पर आप लोग जो है कार्य करें। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की इस पहल का आखिर किसानों को कितना फायदा होगा? देखा जाए इसमें किसानों को बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जिलाधिकारी खुद वहाँ पे मौके पहुंचकर वहाँ पे निरीक्षण किया है। तो सबसे अगर देखा जाता है यहाँ पे उधम सिंह नगर की बात कही जाए, वहाँ पे एक नीचे एरिया है, निचले एरिया है, जहाँ पे थोड़ी बारिश के चलते वहाँ पे जलवायु की समस्या बन जाती है। अब दूसरी ओर अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से फसल को लगातार नष्ट के यहाँ पे कोई भी वहाँ पे नष्ट के और ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसमें एक तो मौसम की जो चेंजिंग है, मौसम की जो बिगड़ती हुई मौसम को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसम की जो एक फसल के नष्ट के कारण वहाँ पे जिलाधिकारी खुद वहाँ पे मौके पहुंचकर वहाँ पे एक निरीक्षण किया है कि इस फसल को वहाँ पे ज्यादा से वहाँ पे पैदावार की जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होंगे। जिसमें कई किसान वहाँ पे मौके पहुंचकर रजिस्ट्रेशन भी किया है। अगर चाहे कुछ किसान से बातचीत भी की, वो किसान भी यहाँ पे सहमत है कि हाँ, हमें इस तरह की फसल करनी चाहिए, क्योंकि अगर धान की फसल करवाते हैं तो पानी का भी बचाव वहाँ पे देखने को बात करिए। किसान खुद उसमें बताएगा इसमें पानी का भी बचाव है और अन्य इसमें जिस प्रकार से जो बीमारी है उससे ही बचाव है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। डीएम देहरादून यानी सविन बंसल ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त और सड़क पर घूमते हुए बच्चों को आम बच्चों की तरह मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल किया जा रहा है और अब बच्चे खुद ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुंचने लगे हैं। एक्सरसाइज है, जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहां से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहां पे हमारे एनजीओज के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन वृहद स्तर पे नहीं आती है, तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है। और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। तो जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी फोरसी एन इंक्रीज इन दिस इन्वेस्टमेंट। अभी आने वाले समय में तो ये प्रक्रिया चलेगी। बस उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाए। बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां सुरक्षित इंटरनेट दिवस के मौके पर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीडीओ दौरा ने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से छात्रों के ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीकों के बारे में बताया गया। वहीं सुरक्षित इंटरनेट दिवस का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस दिवस का महत्व डिजिटल युग में एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने का है। यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और पहचान की चोरी जैसे साइबर खतरों से बचने के लिए जानकारी देता है। अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो वह अपने नजदीकी थाने व साइबर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। आज जो हम लोगों ने वर्कशॉप की है, इसमें सभी विद्यालयों को, अपने जनपद के अधिकारियों को, ब्लॉक के अधिकारियों को, तहसील के अधिकारियों को, सभी को जोड़ करके इंटरनेट को कैसे सुरक्षित तरीके से उसका इस्तेमाल करें, उसकी क्या पेचीदियाँ होती हैं, क्या उसमें जो चीज़ें हैं देखने वाली, वो हमें उसको सुरक्षित उपयोग किस प्रकार से करें, उन सभी विषयों पर आज जो एक्सपर्ट हैं, एनआईसी के एक्सपर्ट आए हुए हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे गोष्ठी की जा रही है। और इससे अंत में लाभ यही है कि हम लोग जितने भी, आपने देखा होगा बच्चे भी आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं आज की डेट में लगभग सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जानकारी ही बचाव के उद्देश्य पे हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और इसको यही जो उद्देश्य है ये सभी लोगों को बताया जा रहा है।
और उसकी जो बारीकियां हैं वो भी समझाई जा रही हैं, ताकि हम सभी लोग इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल करें और कोई भी किसी प्रकार से किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। देहरादून पुलिस प्रशासन ने शराब पीने वालों के खिलाफ अब कार्यवाही की है। देहरादून पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने में अब पहल शुरू कर दी है। पुलिस ने पटेल नगर में क्षेत्र सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 62 शराबियों को धर दबोचा है। सभी व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में चालान कर 15,500 रुपए वसूले गए हैं। सख्त हिदायत भी दी गई है उन्हें, और पुलिस प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई शांति व्यवस्था कायम रखने तथा सड़क हादसों पर प्रभावी रोकथाम हेतु अब लगातार जारी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।